हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 साइंस एनसीईआरटी का जो टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। सो गाइस, इससे पहले मैं स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करूं, ये बता दूं कि हमने पिछले तीन वीडियोज़ में ये देखा कि मैटर क्या होता है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, और साथ ही लास्ट वीडियो में देखा उससे पहले इंडेक्स क्वेश्चन। अब ये चीज़ें लाइन बाय लाइन चलती हुई आ रही हैं कि सबसे पहले हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया, मैटर क्या होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन देखा, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी देखा जिन्होंने पंचतत्व के अकॉर्डिंग किया था, और उसके बाद जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहला फिजिकल नेचर पे और दूसरा केमिकल नेचर पे। तो जो फिजिकल नेचर पे हुआ था वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर निकल के आए थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो केमिकल नेचर पे निकल के आए थे वो हमारे एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो इस टॉपिक में और हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली हैं क्या, उनको वो क्यों अराइज हुए, और उनके बारे में पूरा होल डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। अब आप जहाँ पर भी बैठे हों या जो भी कर रहे हों, आप अपने आसपास की चीज़ों को ही ऑब्जर्व करिए, तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी और अलग अलग स्टेट्स दिखाई देंगी उनकी। कुछ चीज़ें लिक्विड होंगी, कुछ चीज़ें सॉलिड होंगी, कुछ चीज़ें गैस होंगी। ठीक है, वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वही मैंने जो बताया अभी कि हमको आसपास जो मैटर दिखाई देता है वो 3 स्टेट में, अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। बेसिकली अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो अपनी अर्थ पे सिर्फ हमको यही 3 स्टेट मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे बेसिकली 5 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, BET। लेकिन ये जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हैं इनको हम डिस्कस नहीं करते, बेसिकली पढ़ाया भी नहीं जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जब हम कहीं बड़ी लेवल की पढ़ाई करते हैं तब भले ही कहीं आ जाए, लेकिन इस लेवल पे हमको कभी नहीं बताया जाएगा ये चीज़। ठीक है, ना कभी हमसे पूछी जाएगी। तो इसके बाद हमको 3 ही स्टेट में मिलती हैं, या तो सॉलिड में, या लिक्विड में, या गैस में। तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है ये किसके वेरिएशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, कोई तो कारण होगा कि वो सॉलिड जो है चीज़ वो सॉलिड ही क्यों रही, या जो कुछ लिक्विड है वो लिक्विड ही क्यों है, या जो गैस है वो गैसियस स्टेट में ही क्यों है। तो इसका जो सबसे बड़ा और एक सिंगल लाइन में अगर मैं रीज़न बताऊं तो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मतलब कोई भी स्टेट का जो मैटर है या किसी भी मैटर की जो स्टेट है वो जो वेरिएशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। ठीक है, जैसे अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में स्पेस कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो बाइंड रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम उसको सॉलिड स्टेट बोल देते हैं। सेकंड, जो हमारी लिक्विड स्टेट है उसमें क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। क्यों? क्योंकि जो स्पेस होगा हमारे पार्टिकल्स के बीच का वो ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। इसी वजह से हम उसको लिक्विड स्टेट बोलते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर फैले हुए होते हैं। आगे इसका हम होल डिस्कशन करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ एक तरीके का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके बाद जो गैसेस होता है, गैसेस में क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं वो पार्टिकल्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो जो वेरिएशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब हम डिस्कस करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, इन्हीं 3 स्टेट्स की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिटेल में। ठीक है, तो जो हमारी पहली इसमें स्टेट आती है वो सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड स्टेट में जो हमारी पहली एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में ही हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आसपास की जो कुछ
आर्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको कलेक्ट करेंगे। कैसे? पेन, एक बुक ले ली, एक निडल सुई ले ली, और एक हमने वुडन स्टिक का पीस ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। ठीक है, उन सभी की, जो हमने पेन लिया, हमने बुक ली, हमने निडल ली और एक हमने वुडन स्टिक ली, उन सब का स्केच बनाएंगे। कैसे? कि हम उसको पेपर पे रखेंगे और उसके पास की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है, डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम? क्या हर जो आर्टिकल था उसकी एक डेफिनेट शेप थी, या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, या फिक्स्ड वॉल्यूम है? तो इसका आंसर है यस। अगर हम पेन बनाएंगे तो एक बिल्कुल वो एक सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम उसी की जगह पेंसिल को डिज़ाइन करते हैं या बुक को डिज़ाइन करते हैं तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगी, या हम बोलें क्यूबॉइड में आ जाएगी। निडल की बात करें तो वो बिल्कुल एक लाइन की तरह ही हमको ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, बहुत पतली सी लाइन। और एक वुडन पीस की बात करें तो वो भी एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल या लॉन्ग क्यूबॉइडल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो हर किसी की शेप अलग अलग आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आया, व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? तो अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, पेन को अगर मैं हैमरिंग करूंगा पेन पर तो पेन टूट जाएगा। ठीक है, बुक पर हैमरिंग करूंगा मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निडल पे हैमरिंग करूंगा वो डिपेंड करता है, अगर मैं उसको वर्टिकली हैमर कर रहा हूँ तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ तो मे बी वो टेढ़ी हो जाए। इसके बाद अगर मैं पीस ऑफ वुडन स्टिक ले लूँ, उसको हैमरिंग करूँ तो वो हो सकता है टूट जाए ज़्यादा फोर्स लगाने पे। तो मतलब क्या हो रहा है कि सबके ऊपर अलग अलग चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। पेन पहली बार में ही टूट सकता है, दूसरी बार में टूट सकता है। बुक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी कितना भी हैमरिंग करते रहो। निडल डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे कि अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली मार रहे हैं और वर्टिकल मार रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। पीस ऑफ वुडन हो सकता है 3 या से 4-5 हिट में वो टूट जाए, तो सब पे अलग अलग हो रहा है। इसके बाद उन्होंने पूछा है पुल करने पर क्या हो रहा है, उसको खींचने पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पेन को खींचूंगा तो मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा खींचने पर वो टूट जाए। बुक है, बुक को मैं ज़रा सा ही खींचूंगा तो हो सकता है वो फट जाए। निडल को कितना भी खींच लो कुछ नहीं होना है, और पीस ऑफ वुडन स्टिक को कितना भी खींच लो तब भी मेरे ख्याल से कुछ नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद ड्रॉप का केस आ जाता है कि ड्रॉप करने पर क्या होगा। तो मैं अगर एक पेन को ड्रॉप कर दूं तो मेरे ख्याल से मे बी टूट जाए, डिपेंड करता है वो हम कितनी ऊपर से फेंक रहे हैं। बुक को मैं ड्रॉप करूं शायद कोई फ़र्क ना पड़े, फट जाए बस थोड़ी सी। निडल को ड्रॉप करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंफर्म हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीस ऑफ वुडन स्टिक को फेंक दूं, डिपेंड करता है वही सिचुएशन पे कि हम कितने ऊपर से फेंक रहे हैं और कितना चौड़ाई है उसकी। तो मतलब सबके ऊपर अलग अलग चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसकी कि हाँ अगर ये हो गया एक पर अप्लाई हो रहा है तो सब पर ही एक जैसी चीज़ अप्लाई होंगी। ठीक है, तीनों ही केसेस में हम चाहे हैमरिंग करें, चाहे हम पुल्ड करें, चाहे हम ड्रॉप करें, और सारे आर्टिकल्स पे अलग अलग वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आता है, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये एक दूसरे से में डिफ्यूज़ होने के कैपेबल हैं? तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डिफ्यूज़न हम क्या बोलते थे, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या था, बेसिकली इंटरमिक्सिंग विद ईच अदर ऑन देयर ओन, मतलब कि अपने आप चीज़ों का घुल जाना इस तरीके से कि कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ या हम उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट ना कर सकें। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल एक प्रॉपर डेफिनेशन कहूँ, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। कि उन पार्टिकल्स का एक दूसरे में इस तरीके से इंटरमिक्स हो जाना कि हम पता ही नहीं लगा सके कि इसमें कुछ मिला भी था। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमनॉइड, नींबू पानी हमने जो बनाते हैं घर पे, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन,
या हमने लास्ट की 2 एक्टिविटीज़ में जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाल दिया था तो पूरी तरीके से डिफ्यूज़ हो चुका था, हमने इंक को पानी में डाल दिया था तो पूरी तरीके से डिफ्यूज़ हो चुका था। तो ये सब हमको ये पता करना है इसी क्वेश्चन में कि क्या डिफ्यूज़न प्रोसेस अप्लाई होती है, क्या ये कैपेबल होते हैं डिफ्यूज़न के लिए। तो मेरा आंसर है नो। अगर होते भी हैं तो बहुत कम, ना के बराबर। क्यों? पेन को अगर मैं किसी भी चीज़ के साथ डाल दूं तो मेरे ख्याल से वो डिफ्यूज़ नहीं होगा। बुक किसी के साथ डिफ्यूज़ नहीं होगी, कि ऐसा कोई भी स्टेट ऑफ मैटर नहीं है कि मैं उसके साथ रख दूं और वो पूरी तरीके से बुक घुल जाए। ठीक है, निडल नहीं होगी, पीस ऑफ वुडन स्टिक नहीं होगा। तो डिफ्यूज़न इसमें बेसिकली नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू कैपेबल टू कंप्रेस देम। अच्छा, अगर मैं पेन को कंप्रेस करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लीजिए कि क्या मेरे को, हम इतने कैपेबल हैं या ये चीज़ें आर्टिकल्स इतने कैपेबल हैं कि हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पेन आता है। अगर मैं पेन को कंप्रेस करता हूँ तो मे बी वो टूट जाए, मे बी। ठीक है, लेकिन हाँ, पेन को कंप्रेस करके तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है अगर मैं हाथ की बात करूँ। इसके बाद बुक को कंप्रेस कितना भी करते रहो वो बुक का कुछ नहीं होना है। निडल को कंप्रेस कितना भी करते रहो कुछ नहीं होना। वही कि अगर तुम हॉरिजॉन्टली करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन वर्टिकली करने की कोशिश करी तो तुम्हारे हाथ में ही लगेगी। ठीक है, उसका कुछ नहीं होना। पीस ऑफ वुडन पेपर को मैं कंप्रेस करता हूँ तो भी कुछ नहीं होना। तो बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आएगी, कंप्रेशन भी थोड़ा मुश्किल है। अब इन सब चीज़ों से हमें क्या मिला? ऑल द एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। तो बेसिकली ये जो हमने पेन पढ़ा था, पेन देखा, बुक देखा, निडल देखी, पीस ऑफ वुडन स्टिक देखा, ये बेसिकली किसके एग्जाम्पल्स थे? सॉलिड के। तो हमने इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया? पहला कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, सबकी डेफिनेट शेप थी, अलग अलग डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज थी, अलग अलग बाउंड्रीज थी। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम था, कोई पतला था कोई मोटा था, लेकिन हाँ फिक्स था। ये नहीं था कि पेन की शेप कहीं और स्टेट में जाकर कुछ चेंज हो जाए या कुछ और कहीं और मैं रख दूँ तो वो चेंज हो जाए। अगर वो एक सिलेंड्रिकल है लॉन्ग तो वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ही रहेगा। ठीक है, उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आने। इसका क्या मतलब हुआ कि वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है उसकी, मतलब वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो सकता, ना के बराबर। हुआ भी तो ना के बराबर हो सकता है कंप्रेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है कि सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। कि मैंने उसको बुक को कंप्रेस करने की कोशिश करी, मैंने पेन को कंप्रेस करने की कोशिश करी, मैंने वुडन स्टिक को कंप्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब है कि सॉलिड के पास एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है कि वो अपनी टेंडेंसी है उसके पास कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकता है, कि जब कोई बाहर का फोर्स उस पर अप्लाई होता है तो उसके अंदर इतनी ताकत है, वो इतना कैपेबल है, इतनी उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकता है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिगिड। इसका क्या मतलब हुआ कि सॉलिड्स हो सकता है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद टूट जाएं। मैंने वही बताया ना कि पेन नहीं तोड़ सकते हम हाथ से, लेकिन मे बी 1% कोई ज़्यादा खली जैसा इंसान आ गया उसने तोड़ दिया तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, वो अलग डिपेंड करता है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको तोड़ना हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन उसकी शेप को चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रिगिड। रिगिड का बेसिकली दूसरा मतलब मैं बताऊं अनबेंडिंग, जिसको हम मोड़ ना सकें, या जो अनफ्लेक्सिबल हो, इनफ्लेक्सिबल हो। ठीक है, जिसको हम बिल्कुल भी मोड़ ना सकें। अब इसके बाद इन्होंने फिर से कुछ कंडीशंस बताई हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, वॉट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग, इट इज़ अ सॉलिड। अब इन्होंने एक रबर बैंड का एग्जाम्पल लिया है, क्या कि रबर बैंड को अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो क्या उसकी शेप चेंज होती है। ठीक है, तो क्या ये सॉलिड है? क्योंकि अभी हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट्स के पास जो अपनी इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं रबर बैंड को स्ट्रेच करता हूँ थोड़ा सा भी तो वो क्या होगी? खिंच जाएगी। तो क्या ये सॉलिड है? हाँ, सॉलिड है। क्यों? क्योंकि देखो एक रबर बैंड है, वो भले ही अपने थोड़ा फोर्स अप्लाई करने पर शेप को चेंज कर रही है, लेकिन वो अपनी
सेम पोजीशन पे वापस आ जाती है जब हम अपने फोर्स को हटा देते हैं। अगर हम उसके पास एक्सेसिव अप्लाई कर दें फोर्स, ज़्यादा ही हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, उस कंडीशन में वो ब्रेक हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या है, वो अपनी शेप को मेंटेन कर रही है, वापस वो अपनी शेप में आ रही है, ठीक है। बेसिकली मैंने अभी इंट्रो दिया है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या आया, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन कैप्ड इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार। अगर मैं शुगर और सॉल्ट की बात करूं तो क्या अगर मैं उनको जार में रख देता हूं किसी, तो क्या वो शेप ले लेते हैं जार की, तो क्या ये सॉलिड हैं, डिस्कस करेंगे आगे। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट अ स्पंज, इज इट अ सॉलिड येट वे आर कंप्रेसिबल टू एबल टू कंप्रेसिबल इट। स्पंज का केस आ जाता है। स्पंज देखा होगा कि वो भी क्या सॉलिड है, क्यों, क्योंकि जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है आसानी से। तो बेसिकली ये तीनों जो हमने क्वेश्चन देखे अभी, पहला व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट्स व्हेन कैप्ड इन डिफरेंट जार्स these take the shape of the jar, are they solid? And the third question, what about a sponge, is it a solid yet we are able to compressible it, why? तो ये तीनों क्वेश्चन बेसिकली हमको ये बता रहे हैं एक्सेप्शनल ऑफ द सॉलिड स्टेट, है ना, कि हमने अभी ये बोला कि जो रबर बैंड होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन हमने ये भी बोला साथ में कि सॉलिड जो होता है वो कभी स्ट्रेच नहीं होता है, ठीक है। सेकंड में शुगर और सॉल्ट क्या है, वो किसी की शेप नहीं लेते, लेकिन ये जो जब हम जार में अप्लाई कर देते हैं तो वो अपने आप ही उसकी शेप में आ जाते हैं, जो जिस तरीके का जार हमने लिया है, ठीक है, उस शेप को मेंटेन कर लेते हैं, तो क्या ये सॉलिड है। लेकिन हमने सॉलिड में देखा था कि हम वो अपनी उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं और फिक्स वॉल्यूम होता है। थर्ड, स्पंज के बारे में हमने ये इसमें देखा स्पंज कि हमने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है, लेकिन और क्या हम ये बोल सकें ये सॉलिड है कि नहीं है, बट हमने सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ में देखा कि हम कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को। तो डिस्कस करते हैं क्या रीज़न है। इसके अकॉर्डिंग सारे ये सॉलिड हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, ये तीनों ही चीज़ सॉलिड हैं, चाहे हम स्पंज की बात करें, चाहे हम शुगर एंड सॉल्ट की बात करें, चाहे हम रबर बैंड की बात करें। कैसे, पहला क्वेश्चन आता है, उसका आंसर हमको यहाँ मिलेगा, अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप when the force is removed, if excessive force is applied it breaks। वही मैंने बताया, पहले ही बताया था कि रबर बैंड भले ही अपनी शेप चेंज कर लेता है फोर्स अप्लाई होने के बाद, लेकिन अपनी शेप को रीगेन भी कर लेता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम हटा देते हैं। जो एप्लीकेबल फोर्स है अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, इसलिए वो क्या है, सॉलिड। हाँ, एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो अपनी शेप को रीगेन कर रहा है, इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो शुगर सॉल्ट के बारे में हम क्या कहें, अगर हम उसको जार में रख देते हैं तो वो क्या करता है, जार की शेप ले लेता है, तो क्या सॉलिड है। तो देखिए शेप जो है हर एक इंडिविजुअल शुगर सॉल्ट के पार्टिकल की या क्रिस्टल की बात करूँ, वो क्या है, फिक्स है। चाहे हम उसको अपने हाथ पे लें, चाहे हम किसी प्लेट में लें, चाहे हम उसको जार में रखें, वो भले ही उसकी शेप ले लेगा, लेकिन उसके जो पार्टिकल होगा, अगर मैं एक चीनी का दाना लेता हूँ, उसको मैं हाथ पे रखूँ, उसको चाहे मैं प्लेट में रखूँ, चाहे मैं उसको स्पून पे रखूँ, चाहे मैं उसको जार में रखूँ, वो एक जो पार्टिकल है, क्रिस्टल है, सॉल्ट का ले लो चाहे शुगर का ले लो, वो अपनी शेप को फिक्स रखेगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये भी सॉलिड है। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड आंसर की तरफ मूव करते हैं। स्पंज वाला, क्या स्पंज को हम जब कंप्रेस कर रहे थे तो वो आसानी से कंप्रेस हो रहा था, लेकिन क्या ये सॉलिड है। लेकिन हम क्या कहते थे स्टेट में कि जो इसकी सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ में कि सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं हो सकते। तो इसमें क्या है, स्पंज क्या है, उसके अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं, एक बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है, एयर फिल हो जाती है, भर जाती है। अब जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो जो एयर होती है वो एक्सपील्ड आउट हो जाती है, मतलब वो बाहर निकल जाती है ना, और हम उसको एबल हो जाते हैं, वी आर केपेबल और एबल टू कंप्रेस इट। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि एक स्पंज को मैंने लिया, तो स्पंज अगर नॉर्मली रखा हुआ है तो क्या होगा, उसके
उसके अंदर जो जो माइन्यूट होल्स हैं जो हमें दिख भी जाते हैं ऊपर से ही, उसके अंदर क्या होती है, एयर भर जाती है। अब मैंने लिया उसको और उसको मैंने दबा दिया, ठीक है। तो दबाने पर क्या होगा, उसके अंदर की जितनी भी एयर थी वो सब बाहर निकल जाएगी। उस एयर के बाहर निकलने से क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं। अब मैंने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, वो उसके अंदर दोबारा से एयर फिल आउट हो जाएगी, फिल इन हो जाएगी, ठीक है, दोबारा से एयर भर जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, वही चीज़ कि अपनी शेप को वो वापस से रीगेन कर रहा है। अब रीगेन कर रहा है, रबर बैंड वाला केस है सेम, इसलिए हम क्या कहेंगे, स्पंज भी एक सॉलिड स्टेट है। तो गाइस इस टॉपिक में सॉलिड स्टेट में हमको यही डिस्कस करना था। एक बार मैं आपको फिर से सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉलिड स्टेट की उसको समरी के तौर पर रिवाइज़ करा देता हूँ। तो सॉलिड बेसिकली क्या है, एक टाइप का मैटर है जो कि एक रिगिडिटी मतलब अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबल जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, है ना, और जिसकी डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, वो इस टाइप का मैटर है। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ रहीं, पहली कि उसकी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ हैं, अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं, और उसका वॉल्यूम फिक्स है। इसका मतलब क्या है, उसका नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। सेकंड जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कशन किया था वो था कि सॉलिड जो होती है उसके पास टेंडेंसी होती है अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है उससे लड़ने के लिए उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपने पार्टिकल्स को फिक्स रख सके और अपने जो शेप है उसको मेंटेन कर सके। थर्ड हमने जो पढ़ी, सॉलिड या तो डिफ्यूज़ होगा ही नहीं बिल्कुल, और अगर हुआ भी तो बहुत ही कम रेट पे होगा जिसको हम नेग्लिजिबल ही कहेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड को हम फोर्स अप्लाई करने के बाद ब्रेक तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी शेप को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या है कि वो रिगिड है, ठीक है, मतलब अनबेंट है और इनफ्लेक्सिबल है, जिसको हम मोड़ नहीं सकते, जिसको हम तोड़ मोड़ नहीं कर सकते इसके साथ। तो इसके साथ अगर मैं एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताऊं तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। ये यहाँ पर नहीं है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है। आने वाली कुछ एक मैं वीडियो स्पेशल बनाऊंगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा सारा, जो इसके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा समराइज़ कर दिया है कि जो सॉलिड्स होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स, ठीक है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली कैसे डिवाइड हुए, थोड़ा समराइज़ किया था मैंने, उसके बाद सॉलिड स्टेट पढ़ा। अब वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो हम लिक्विड स्टेट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर।